After getting older, my name is Dr. Harish Rawat, International Laughter Yoga Guru, founder of Lot of Laughter Yoga Foundation. And our mission is depression free world. Right? आज का जो एपिसोड वो द फर्स्ट मेंटल हेल्थ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फेसबुक मैंने यूज किया। तो आज की मंथ की जो चीज का टॉपिक है वो बोर्ड और यूथ क्या है? तो यूथ अपने आप यूथ से आंसर क्वेश्चन करेंगे हम। यूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेगा, राइट। तो आज हमारे साथ है एक क्रांतिकारी हमारी बहन जो कि नोएडा से हैं और एक जब से मैं उनको जानता हूँ 4-5 साल से, तो एक क्रांतिकारी विचारों के साथ उनका मैंने देखा है क्रांतिकारी विचार और ग्राउंड लेवल में काम करती हैं। उनको ये जो शो ऑफ और जो वैसी वाली लाइफ है उनसे थोड़ा सा हटके ग्राउंड लेवल में जहाँ एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है हेल्प की तो वहां करती है। और जब यूथ के लिए बारे में या यूथ की प्रॉब्लम समझता है और उनके बारे में बात करता है तो वो मैसेज जल्दी जाता है, राइट। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी बहन नीमत का विद लाफ्टर। मोस्ट मेरे ख्याल से उनको अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो अभी वो आ रही हैं जब तक मैं और जाता हूँ। तो यूथ, आजकल का यूथ इस ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और इसका जो इन्फ्लुएंस का एक मुझे जो रीजन समझ में आ रहा है, जो मेरा रीजन भी हो सकता है, जो यूथ जो इन्फ्लुएंस पर्सनल है कि आजकल जो हम देखते हैं कि जो इंसान देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, तो कहीं ना कहीं हम उस दूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं आजकल, हम देखते हैं इतना नेगेटिव देख रहे हैं। हमें बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है, हमें एड में दिखाया जा रहा है, हर जगह हमें दिखाया जा रहा है कि ड्रग्स की अल्कोहल। आप देखेंगे सारे गाने मैक्सिमम बॉलीवुड और पंजाबी गाने जो होते हैं वो ड्रग्स के ऊपर होते हैं या अल्कोहल। मैं जनरल बता रहा हूँ। तो यूथ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है जो देखता है। यूथ क्या, हर इंसान कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है उस चीजों से। तो हम सॉल्यूशन वही है कि हम अच्छे संस्कार जो हम बच्चों को दे सकते हैं में हमें वो संस्कार देने चाहिए, राइट। तो तभी से अगर हमारी रूट ठीक होंगी तभी वो हमारा आगे बच्चों को और बच्चों को भी सबसे पहले हमें अपने आप को वो संस्कार लाने होंगे, हमें उस आइडियोलॉजी में जीना होगा, तभी हम अपने बच्चों को या समाज को वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं, राइट। निमित मोस्ट वेलकम है आपका अगेन। इनकलाबी सलाम साथियों, और भैया को विजय गुरुदेव उनके स्टाइल में। और सबसे पहले तो मैं आपको और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस लाफ्टर योगा पेज के ऊपर इस ज्वलंत मुद्दे को रखने की कोशिश की आपने, क्योंकि ये देश भर में एक आज की और कल की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हैं और सदियों से आगे बढ़ती चली जाएंगी जब तक कि हम सब एक्टिव नहीं होंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं लोगों को। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम नेमत तौहीद है,
मैं नोएडा में रहती हूँ और संकल्प वेलफेयर सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन जो हमने शुरुआत की थी वो लास्ट ईयर ही हमने किया है। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ को तो अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद है और लोगों का सपोर्ट और लोगों की सहायता के साथ हम जो आगे बढ़ने की कोशिश में चल रहे हैं। तो आवाज़ उठाते रहनी है और आगे बढ़ते रहना है और देखते हैं इसको कारवां को कैसे हम आगे और बढ़ा सकते हैं। तो इस पेज के माध्यम से मैं लोगों को ये कहूँगी कि आज इस बात को समझें और आगे बढ़ें कि हम क्यों इस पे बात करना चाहते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो अब आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, जो भी आप मुझसे पूछें उसका जवाब। नीमत, आप मुझे बताएंगे कि आप नॉर्मल लाइफ में क्या करती हैं? मतलब मैं अभी आपकी सोशल और वो लाइफ के बारे में, आप नॉर्मल लाइफ में कैसे जीती हैं? आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएंगे। नॉर्मल लाइफ में एज यूजुअल सबकी तरह ही मैं जीती हूँ और बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और फिलहाल अभी जॉब नहीं है। अभी कोविड की वजह से कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, उस चीज को मैं भी फेस कर रही हूँ, जिसकी वजह से एक छोटा सा मैसेज एक और देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं रोजगार को लेकर और काम को लेकर, पैसों को लेकर। आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, मेरी भी है कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं तो बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी हमें अपने आप को किस तरीके से सार्थक तरीके से बढ़ना है, सकारात्मक तरीके से बढ़ना है, अपने काम को देखते हुए भी समाज को भी देखते हुए, घर को देखते हुए कैसे बढ़ना है। तो ये छोटा सा मैसेज मेरा जरूर रहेगा हर किसी के साथ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स अभी 20 से 30 साल के एज में हमने जो ग्राफ देखा है वो सुसाइड का बहुत सारे केसेस देखा आपने। तो इस तरीके से मौत को गले लगाने से कुछ नहीं होता, हम जिंदा रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, काम कैसा भी हो जिंदा रहेंगे। नीमत, आपकी वॉइस कहीं चली गई है? हाँ, आ गई है। मेरे स्तर पे वर्क कर रही हूँ और साथ में जितना कुछ पहले से जाना हुआ है, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी माफी चाहूंगी, एक कॉल आ जा रही थी बार बार, तो इस वजह से थोड़ा सा पोज हो जा रहा था। जी नो इश्यूज। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ 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 बिल्कुल। आप मुझे सुन, हाँ ठीक है। तो नीमत, आगे बढ़ने से पहले जैसे हमारा स्टाइल होता है, बीच बीच में हम थोड़ा ब्रेक लेते रहते हैं, राइट? तो उनको हम वेलकम कर देंगे अपने लाफ्टर स्टाइल में, ग्रीटिंग लाफ्टर स्टाइल में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। Very good, very good, very good, very good, yeah, very good, yeah। तो इससे हमारी एनर्जी चैनलाइज होती रहेगी, राइट? और जो लाफ्टर के हेल्थ बेनिफिट है तो वो भी हमारे व्यूअर्स को मिलते रहेंगे साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं कि वो इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट सोशल वर्क और सेवा? किसने आपको इंस्पायर किया और कब आप इंस्पायर हुई सोशल वर्क और सेवा पर? कब आप इंस्पायर्ड हुए, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? सोशल के लिए तो मैं समझती हूँ कि जहाँ तक मुझे सोशल का श नहीं मालूम था, एस नहीं मालूम था, एनजीओ का एन नहीं मालूम था, तब से मैं समझती हूँ कि मैं इंस्पायर हूँ और मुझे इंस्पायर करने के लिए कोई और नहीं, मेरे खुद के अंदर की तकलीफों ने मुझे इस तरफ लाने के लिए आगे बढ़ाया है। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ लोगों को देखते हैं, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से मैं बिलोंग करती हूँ, नोएडा में तो मेरे को 2004 में आना हुआ, बट उससे पहले से मैं वहाँ पे जो स्थिति देखती आई लोगों की, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई को लेकर सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, सबसे दिमाग में जो पहली बात आई थी कि मैं एक चाहती थी स्कूल खोलना, और उस स्कूल का मुझे ये लगता था कि मैं उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दूंगी कि जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी दयनीय स्थिति खराब है माता पिता की, और जिनके पास पैसे हैं उनसे लूंगी। तो जाहिर सी बात है वो एक एक्ट के जरिए भी आ गया है कि 25%
स्कूल में, और जो पैसे वाले हैं उनके बेस पे वो बच्चे पढ़ेंगे। बट मेरे दिमाग में क्या कुछ नहीं पता था कि क्या कोई एक्ट है आएगा या इस तरह की चीजें कुछ होंगी। लेकिन मेरे मन में बहुत पहले ख्याल आया था स्कूल कब होगा अभी भी मुझे नहीं पता, उन बच्चों के लिए मैं क्या कर पाऊंगी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता। लेकिन दिमाग में ऐसी चीज आई थी क्योंकि हमने बहुत सफर किया है पढ़ाई को लेकर। साथ ही मैं देखती, ये एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जब मैं खुद 7th 8th क्लास स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने 2 लड़कियों को, अपनी ही उम्र के बराबर की लड़कियों को फ्री में एजुकेशन दिया हमने, और उनको हमने उस तरीके से पढ़ाया क्योंकि हम खुद गरीबी में रहते हुए खुद अपने आप को पेजेस बचे होते थे, उसको पढ़ना सिखाना, वो एक एक चौथाई हिस्से को भी हमने छोड़ा नहीं। उसके बाद रफ मानकर हम हटाते थे उस कागज को, गत्ते के साइड में जो कागज बचा होता था उसको इस्तेमाल किया, एक एक कॉपी को हमने, और कागजों को भी हमने इस तरीके से संभाल के इस्तेमाल किया कि मतलब उसका हर एक कोना इस्तेमाल में आए। तो इस तरह की चीजों को हमने देखा है अपनी लाइफ में, तो देखा पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरी माँ हमेशा कहते हैं कि कलम की ताकत से आगे कोई भी ताकत नहीं है। हम हथियार से कब तक लड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं हम किसी चीज से नहीं लड़ सकते। तो ये जो सारी चीजें है ना, इंस्पायर हमें बचपन से, मेरी मम्मी एक तरीके से इंस्पिरेशन आप मान सकते इस चीज के लिए, उन्होंने भी बहुत सी चीजें की हैं। तब न सोशल रहा है ना कुछ एनजीओ का पता था, दूर दूर तक मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई आगे समझ में कुछ सामाजिक कार्य भी होता है, बस इतना सुना था, कुछ सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, बहुत इज्जत मिलती है, इस तरह की चीजें थी। बट मुझे कुछ पता नहीं था तो होता क्या है एक्चुअली। तो ये कह सकते हैं कि बचपना मेरा बहुत सारी चीजों से ऐसा गुजरा है कि मतलब छोटी उम्र में 2 लोगों को पढ़ाने के बाद फिर उस तरह का मौका तो नहीं मिला, फिर खुद हम इस तरीके से आगे बढ़ते थे। लेकिन छोटी छोटी चीजें हमने शुरू से की है, बहुत छोटी उम्र से। आपने बहुत अच्छे काम करे हैं बचपन से। तो कहते हैं ना संस्कार बचपन से डाल दिए जाते हैं, राइट? तो आपके माँ बाप ने आपके बचपन से, तो वो अभी फ्रूट देना स्टार्ट हो गए, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा सभी आपके माँ बाप के लिए और सभी दर्शक जो हमारे देख रहे हैं मूवी लाफ्टर चैनल में। और मैं विश करूंगा जो भी हमें देख रहे हैं वो उसको फॉरवर्ड करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मैसेज को, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और अभी नहीं तो बाद में भी हम शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज कन्वे होगा। तो एक बार हंसते ऐसे तो आप बहुत हंसते रहते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट। तो ये हमारे लाफ्टर ब्रेक्स हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते जाते हैं। तो ये हमारे लाफ्टर ब्रेक है, जिससे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको भी इस लाफ्टर थेरेपी का एक अनुभव मिल जाए, और उनको भी जो हेल्थ बेनिफिट है, आजकल बहुत इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है, तो इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी हो जाए हंसने से। तो आप किसी को फॉलो करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर हीरो? या तो हीरो मतलब आप समझ रहे ना, या तो मूवी का हो सकता है, या कोई पॉलिटिकल उसमें हो सकता है, या जैसे आप हीरो आपकी मम्मी तो है ही साथ में, तो ऐसा कोई विचारधारा भी हो सकती है कि आप किसी विचारधारा को फॉलो करती हैं, या किसको अपना हीरो मानती हैं, आदर्श मानती हैं आप? देखिए, एक तो मेरे हो नहीं सकते हैं, बट हाँ जो इस काम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो मिलती है, सबसे पहले तो मैंने बचपन से जो सुना है मदर टेरेसा का नाम, उनका तो मैं हमेशा से ही मैं वो रही हूँ कि उनके जो काम को देखा, जो पढ़ा मैंने, देखा क्या, देखने को तो मिला नहीं, मतलब उनके बारे में जानने को मिला पढ़कर कि 13 साल की उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में वो कहीं अदर कंट्री की होकर इंडिया में आकर वो इस तरह का कर गुजरी कि वो पूरी जिंदगी को समर्पित कर गई अपने इस देश के नाम, या किसी भी तरीके से वो अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को देकर चली गई। तो एक तो वो रहा है शुरू से उनके लिए। उसके बाद हमारे नज़र में जो एक अब्दुल कलाम साहब हैं, वो एजुकेशन को लेकर जो इंस्पायर करते रहे हैं कि एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जो हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, वो दूर हमें एजुकेशन ही कर सकती हैं। चाहे हम कितने भी अमीरी गरीबी में रहें, लेकिन पढ़ाई ही जो हमें ताकत देती है लड़ने की और बोलने की। तीसरी चीज जो है हमारे साथ सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन की जो बात है, वो हमारी ज्योतिबा और हमारी इस तरह के जो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो पहली शिक्षिका थी हमारी,
तो उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनकी कहानियाँ जो हमें मिलती हैं, उनके ऊपर कूड़ा फेंका गया, उसके बाद वो पहली शिक्षिका बनी और प्रधानाचार्य के पद पे लेकर चली, और उनके हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद उन्होंने खुद पढ़ाई की, उसके बाद आगे वो बढ़ी, फिर लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनी, लड़कियों के लिए खास करके जो उन्होंने काम किया। तो इस तरह के जो इंस्पायर करते हैं ना स्टोरीज, तो वो हमारे लिए सभी रोल मॉडल हैं और सभी हमारे लिए आदर्श हैं। उन्हीं सबको देखकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ किताबों में पढ़ के हम वहीं रख देते हैं। तो किताबों में पढ़ के हमें ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ये उम्र क्या है, ऐसे सुनने को मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आप बहुत मोस्टली 90% लोग यही कहते हैं कि पता नहीं तुम कौन सी दिशा में जा रही हो, क्या कर रही हो, तो तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी की फिक्र नहीं है। मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी की फिक्र है तभी तो मैं दूसरों की फिक्र कर रही हूँ। मैंने तो अपना सोचा है कि मैं अपने आप के साथ मैं लोगों को जब सुरक्षित देख पाऊंगी, हंसता हुआ चेहरा देख पाऊंगी, खुशहाल देख पाऊंगी, तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। मैं अपने आप के लिए कैसे जी सकती हूँ? ये तो कोई हमने सीखा ही नहीं बचपन से, ना हमने लोगों को देखा है इस तरह से जीते हुए, क्योंकि हमारा कल्चर ही कुछ उस तरीके से रहा है कि दूसरों की तकलीफ से तकलीफ होती है, दूसरों की खुशियों से। हम जो रो रहे हैं, जो हंस रहे हैं, हम अपनी खुशियों से नहीं हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हम दूसरों की वजह से हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंस्पायर करती हैं। सो ट्रू, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे से नए जुड़े हैं, तो ये मैं बता दूं कि लाफ्टर थेरेपी इज अ वेरी गुड थेरेपी, एंड लाफ्टर योगा इज अ वॉलंटरी लाफ्टर वेयर वी कैन लाफ without any reason, jokes or humor, laughter for no reason। तो उन्हें कहीं ऐसा लगे कि मैं जबरदस्ती हंस रहा हूँ या मैं नियमित के ऊपर हंस रहा हूँ, तो मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ कि लाफ्टर इज अ वेरी गुड थेरेपी। नहीं, अगर मेरे ऊपर भी हंसेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कहीं ना कहीं मैं हंसने के काबिल किसी को बना पाई। राइट, वंडरफुल। तो अभी इस कोरोना वायरस ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे हम 5-6 महीने लॉकडाउन में रहे हैं, तो अभी भी मतलब लॉकडाउन ही है, अनऑफिशियल लॉकडाउन, अभी भी हम ऑफिशियल लॉकडाउन में। बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन पीरियड आपका कैसे रहा? आप कुछ बताएंगे क्या आपने लर्निंग्स रही, या आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या क्या किया इस लॉकडाउन पीरियड? जैसे कई लोगों ने तो बहुत खाना बनाया, लड्डू बनाए, टिक्की बनाई, जलेबियां बनाई। हाँ, कुछ मैंने भी बनाया है। कई लोगों ने कुछ तो हमने भी बहुत कुछ नया बनाया है, ट्राई किया है, क्योंकि टाइम पास के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, तो थोड़ा सा कुछ नया एक्टिविटीज के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं कहती हूँ, देखिए लॉकडाउन आया है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बदली हैं, और जिन्हें बदलना था बहुत हद तक बहुत कुछ बदल दिया है, जिन्हें नहीं बदलना था उनको इसके प्रॉब्लम के साथ भी बदलने के सोच समझ नहीं बदली है, दोनों ही बातें रही हैं। मैंने इसमें क्या किया है वो मैं बता दूं, बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं किया है। घर बैठे मैंने फोन के जरिए मैंने लोगों की जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ी है, लोगों के जरिए, लोगों के अदर एनजीओज के माध्यम से किसी का लोकेशन पे विजिट कराना, किसी को अनाज का भिजवाना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहा है, किसी की लीगल हेल्प की ज़रूरत, किसी को कहीं मेडिकल इमरजेंसी में कहीं को किसी की तकलीफ हो रही है, कहीं को आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए लोगों की सहायता करना, जैसे फंस गए हैं कहीं, उसको फंसना एक्चुअल में वही कहते हैं, क्योंकि वो अनजान है इस शहर के लिए। तो जो जिस तरीके से हेल्प हो पाई है उस तरीके से हमने किया, और जो सबसे फिर नहीं कुछ हो पाता था तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में फ़ोन मिलाती थी, उसके बाद हम लोगों को वहाँ का लोकेशन बताकर उनकी हेल्प करवाते थे, क्योंकि मेरे को कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि एनजीओ भी अपने लेवल पे ही काम कर सकती है, वो उनको फोर्स नहीं कर सकती है, ना ही उनको हम पैनिक कर सकते हैं। वो उनको भी कई जगह पे जाने आने की उस तरीके से सहूलियत नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी अपने आप को बचाते हुए बहुत सी चीजें कर रहे थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि भाई आप, सरकार तो कह रही है कि हम मदद के लिए खड़े हैं, लेकिन उन तक इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। तो कई ऐसे लोकेशन से मेरे पास कॉल आती थी कि वहाँ पे 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं और भूखे हैं, वहाँ पे ना सूखा राशन बांटा जा रहा है, ना ही कुछ है, तो मैडम हमारी हेल्प कीजिए। तो ऐसे लिस्ट बहुत सारे आते थे, तो मैं सीधा 100 नंबर पे कॉल कर लिया, कभी 102 नंबर पे कॉल कर लिया, कभी इमरजेंसी को ही कॉल कर लिया, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन वाले नंबर पे कॉल कर लिया, अलग अलग
लोकेशन पे कॉल करके मैं उनको ये बताती थी कि मुझे नहीं चाहिए सर, हम लोगों की हेल्प के लिए आप वहाँ का लोकेशन नोट कीजिए, वहाँ के बंदे का नंबर नोट कीजिए। अब तो वहाँ पे फूड बना हुआ जो पका हुआ खाना था, उस तरीके से फिर उनकी हमने कई अलग से सहायता की अपने पॉकेट से और अपने एफर्ट से। बहुत सी चीजें जो छोटी मोटी रही नियर अबाउट के लोगों का, वो तो हमने किया, बट दूर जाने का जो था घर से मसला, तो वो हमने इस तरीके से दूर किया। साथ ही कुछ लिखने का जो पहले से था, थोड़ा कुछ लिखने को मिला, कुछ लोगों के बीच ऑनलाइन जुड़ने का मिला, कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करने का मौका मिला, क्योंकि टाइम ही टाइम था जैसा कि मैं बताऊं। लेकिन स्टार्टिंग के 15 दिनों तक मैं पूरे दिन में झाड़ू बर्तन भी घर का नहीं कर पा रही थी, सच बताऊं, क्योंकि पूरे दिन मेरे फोन बज रहे थे और पूरे दिन में इतना सर में दर्द हो जाता था फोन उठाकर, मैं आपको बताने। मगर फिर भी मैं बहुत खुश होती थी कि उस काम के लिए मुझे कोई चुन रहा, तो गॉड की तरफ से एक मैसेज है कि मैं उस चीज को करूं, तो मुझे खुशी होती थी। और मैं बहुत सारे लोगों के अलग अलग हेल्प से मैं इस चीज को कर पाई, किसी के भी जरिए जो भी है। तो मेरी एक कंट्रीब्यूशन छोटी सी यही रही है इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत ही बढ़िया, आपने उम्दा काम किया है। और वो भगवान ही होता है, वो एनर्जी होती है, गॉड ही होता है जो कि हमको चुनता है, राइट। हम तो सिर्फ जरिया बनते, करवाने वाला वो ऊपर वाला ही होता है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको अप्रिशिएट कर लेते हैं हम। तो अप्रिशिएट लाफ्टर कर लेते हैं। म्यूजिकल ये हमारा शंखनाद है। तो हम शंख बजाते हैं, जैसे हम लाफ्टर में ऐसे शंख बजाते हैं, जिससे जो अच्छा काम कर रहा है वो पॉजिटिविटी और फैल सके। वंडरफुल, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या काम कर चुके हैं और क्या क्या काम फ्यूचर में करने वाले हैं, क्या क्या, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। जी, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी नाम है और लास्ट ईयर इसको हमने रजिस्टर्ड कराया है। इसमें बेसिकली जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं कहूँ कि हाँ, यौन शोषण ही है और रेप केसेस को लेकर हमें चलना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों को हम उससे कनेक्ट कर सकें। लाइक हम महिलाओं को जोड़ें, लड़कियों को जोड़ें, उनको रोजगार के काबिल बनाएं। तो वो सारी चीज़ें जब जुड़ेंगी तो साथ साथ वो अपने आप को सक्षम कर पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होने लायक। तो जब अपने पैरों पर खड़े होने लायक होंगे तो हम बीच बीच में उनको वो सारी चीज़ें हम गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपके ये अधिकार हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पे गलत हो रहा है। या घर बैठे आप बहुत सी चीज़ें कमाने का जरिया ढूंढ लेंगे तो दूसरों के बीच जाकर अपने आप को शोषण कराने लायक, तो उससे मुक्ति मिल सकती है। बहुत सारे इसमें अलग अलग फेज रखने पड़ेंगे जिस पर्पस से उस चीज़ को दूर करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे माँ पिता दोनों ही हैं जो बाहर जाने वाले होते हैं, चाहे वो छोटे काम के लिए हो चाहे बड़े काम के लिए हो। अक्सर बच्चे अकेले पड़ जाते हैं घर में, चाहे वो घर के कैसे भी कंडीशन के क्यों ना हो, पेरेंट्स हो, सबके साथ जो असल में बच्चों के साथ जो बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप जिम्मेदारी लेना जो तो चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनके इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं ना कहीं उन्हें लचर और बहुत ही असहाय महसूस करवा रही है, क्योंकि पेट नहीं भरेगा, जिंदगी आगे चल नहीं पाएगी बिना पैसों की। तो इस चीज को लेकर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इकोनॉमिकल कंडीशन में अच्छे हैं, फिर भी मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप शाम में आकर 1 घंटा 2 घंटा अपने बच्चों की भी जरूर बात कीजिए। पूरे दिन के ऐसे एक्टिविटीज में से जरूर कुछ ऐसा निकालिए टाइम कि आप उनसे उनकी तकलीफ को, उनकी अच्छी बुरी चीजों को समझ सके। तो इससे अलग अलग कड़ियां जुड़ी हुई, क्योंकि ये सिर्फ छोटे बच्चे, वो बच्चे की बात हो रही है जहां 0 से 18 इयर्स की बात हो रही है। तो इसमें हर एक बच्चे के अलग अलग एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे 3 महीने 6 महीने बच्चों के साथ गलत हो रहा है, 4 साल 5 साल बच्चों को, उनको हम क्या समझा सकते हैं? उनके हम माता पिता को समझा सकते हैं, वो बच्चों को हम समझा सकते हैं। जो 8 साल 10 साल का बच्चा समझदार थोड़ा होता जा रहा है तो थोड़ी थोड़ी बात हमारी समझेगा, वो भी नादानियां करेंगे क्योंकि वो उस लायक नहीं है। जो बच्चे 15-16 साल की उम्र में जा रहे हैं तब थोड़ी सी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्टैंड लेना, बोलना या किसी को अगेंस्ट कुछ करना, उनकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो उसमें बहुत क्राइटेरिया वाइज, अलग अलग एज वाइज, उनको शेड्यूल वाइज बहुत सारे चीजों को समझना समझाना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर हमारा जो बेसिक वर्क है वो यौन शोषण, रेप केसेस को लेकर ही बेसिकली काम होगा। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ सिर्फ हम अगर बैठ जाएं कि वो हमारी बात आज सुन लेंगे फिर हंस के निकाल देंगे, बोलेंगे कि मैडम हम तो आपकी बातें तो समझ जाएंगे लेकिन हमारा
गुजारा कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस चीज को आगे लाने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा, और 2-3 चीजों को। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। अच्छा, मैं और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन हाँ एक आपके और जो बात भी आप पूछा। बता रहे हैं जी जी हाँ, बताइए। बोलिए बोलिए पहले। तो वही चीज था बोलो, कि बोलो। अवेयरनेस के साथ साथ डिफेंस की ट्रेनिंग का, और डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ जो बहुत से घर के बच्चे डिफेंस की ट्रेनिंग ले चुके हैं, कराटे, मार्शल आर्ट और न जाने क्या क्या, बच्चों को, लड़कियों को खासकर भी सिखाने के लिए भेजते हैं माता पिता। मगर उसके साथ साथ क्या है ना कि उनके घर की जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि वो सीखने के बावजूद भी अपना डिफेंड नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मानसिकता के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है। सिर्फ हम सिखा देना मैटर नहीं करता, उसको हम जिंदगी में सही इस्तेमाल कैसे करें, हम उस चीज का विवेक कैसे जगा पाए, उनके मानसिक स्थिति को कैसे मजबूत करें। और लड़कियों की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लड़के लड़की दोनों की बातें हो रही हैं। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रेप केसेस जो हो रहे हैं ना सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहे हैं और लड़कियां ही सब कुछ सही है, लड़के गलत है। नहीं, लड़के के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, लड़कों के साथ, और गलत औरतें भी बहुत कुछ कर रही हैं। इसकी भी रिपोर्ट में अगर बताऊं तो मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इसका जिक्र अभी थोड़ी देर बाद जरूर करूंगी कि क्यों मैं कह रही हूँ इस चीज को। तो अब इसमें समझना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में आक्रोश में हम ये कहते हैं फांसी पे लटका दीजिए। देखिए, सिर्फ फांसी पे लटका देना कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। जिसकी गलती है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, कानून ने दिया है, लेकिन वो सालों के बाद आती हैं चीजें, वो एक अलग प्रक्रिया है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहती। लेकिन क्या हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और इस मुद्दे के ऊपर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि सभी चाहते हैं हमारा बच्चा सेफ रहे और सरकार और कानून कुछ नहीं करती। नहीं, सरकार और कानून तो एक है, लेकिन हम अनेक हैं। हमने क्या किया, इसको समझना बहुत जरूरी है। so true. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा कि यूथ क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इन सब एक्टिविटीज में, कहाँ से इन्वॉल्व हो, क्या फैक्टर्स हैं जो कि यूथ को इस चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। क्या इसका कारण ड्रग एडिक्शन भी हो सकता है या? बिल्कुल, प्लीज हाँ बोलिए। 2-3 बातें हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी इस क्वेश्चन का कि ओवरऑल इसका लगाव कहाँ से किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए, डायरेक्ट सिर्फ ड्रग एडिक्शन कह दें तो पूरी तरह से वो नहीं कह सकती हूँ सहमति, या फिर सिर्फ हम पोर्नोग्राफी कह दें तो सिर्फ सहमति नहीं हो सकती है, या फिर हमारा आसपास का जो माहौल बना हुआ है सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण है जिसका समावेश होने के बाद ये काम को अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप अगर देखें, पहले के फिल्मों के जो हमारे फिल्माए जाते थे उसमें एक अच्छा मैसेज आता था, उसमें हमें पारिवारिक संबंध को दिखाया जाता था, एक बहुत ही सभ्य तरीके से कई फिल्मों को दिखाया जाता है कि उसमें हमें रहना कैसे, क्या इस तरह की फिल्में अब आने बंद हो गए हैं। पहली बात तो आजकल क्या दिखाया जाता है, फ्रॉड करना, चोरी कैसे किया जाता है, सट्टा कैसे खेला जाता है, अश्लीलता किस तरह फैलाई जाती है, बेड जिसमें बेड सीन की कोई जरूरत नहीं फिर भी उस फिल्म में बेड सीन दिखाए जाते हैं। सीरियल्स इस तरीके से आ रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज को बड़े की तरह दिखाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से वो काम करवाया जा रहा है फिल्मों में। तो बच्चे ही हैं, वो चाहे रियल लाइफ में हो चाहे टीवी पे हो, लेकिन उनको बड़े का काम दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों पे बैन भी लगाए गए हैं सीरियल्स के ऊपर, कई ऐसे एनजीओ आगे आकर काम किए हैं, लेकिन इसको समझना ये इस तरह से पड़ेगा। फिर उसमें ड्रग्स की जो बात कह रहे हैं, सबसे मुद्दा जो बड़ा है और इसका जो आज का जो आपने टॉपिक भी जो लिया हुआ है, उस पे मैं कहूंगी कि ड्रग्स की एडिक्शन जो है ना एक दिन से में नहीं आती है, वो बचपन से आती है। बचपन की मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम में, बहुत छोटी थी, तब चुटकी, एक छोटा सा पुड़िया आता था चुटकी का, याद होगा शायद आपको भी, शायद नाम सुना होगा, खाए तो नहीं होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बट देखा जरूर होगा आपने चुटकी नाम से। चुटकी क्या है, उसमें एक अंश जो है वो नशीले पदार्थ का है, उसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वही शुरुआत है बच्चों की। और घर में तंबाकू खाते हुए दादाजी को देख रहे हैं, कोई पिताजी को देख रहे हैं, तो उससे वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, फिर बच्चे एक्टिंग करते हैं ऐसे ठोकने की, खाने की, तो उस टाइम पे बड़ा ऑकवर्ड फील
होता है बड़ों को, या कोई कोई हंस भी जाते हैं कि हम क्या बता रहे हैं, क्या बच्चे कर रहे हैं। यानी कि आपने जो किया, हम अगर पैर छू के प्रणाम करना सिखा रहे हैं, अदब से बोलना सिखा रहे हैं, तो वो उनके घर का कल्चर वो है। अगर आप गाली गलौज की भाषा रख रहे हैं तो उनका कल्चर वो है। अगर आप एडिक्टेड हैं तो उनका कल्चर वो है। आज के घर में कुछ ऐसे और भी हायर सोसाइटी की बात करूं तो उनके घर में, हमारे घर में जैसे फ्रिज में पानी और दूध दही रखा होता है, तो उनके घर में अल्कोहल के बॉटल्स रखे होते हैं और वो सब बैठ कर आराम से पीते हैं। तो उनके घर का अपना कल्चर है। तो ये जो कल्चर हमने डिसाइड किया है ना कि हमने किस तरीके से अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर जाना है, तो वो ड्रग्स एडिक्टेड एक दिन में नहीं होते हैं जिसको मैं एकदम से कह दूं कॉलेज में गया मेरा बेटा बिगड़ गया। नहीं, मैं कॉलेज में गई मेरी बेटी बिगड़ गई, वो पार्टी करने लगी, पब जाने लगी, डिस्क जाने लगी, दारू पीने लगी, नहीं, कुछ भी लेने लगी, वो एक दिन का माहौल नहीं। हाँ, कुछ परसेंट है ऐसे कि एकदम से छोटे से शहर से आते हैं तो सब कुछ नया देखने को मिलता है तो एकदम से बिगड़ जाना है। मगर गाँव में क्या, गाँव में रह फिर भी वहां पे नशे करती, क्योंकि औरतों को मैंने तंबाकू खाते हुए भी देखा है, बीड़ी पीते हुए भी देखा है। तो मतलब वो कल्चर तो गाँव में भी हर जगह है। इसका हम ये तो ड्रग्स का जो एक इन्वॉल्वमेंट है रेप केसेस को लेकर अगर जोड़ा जाए तो पहली बात तो पोर्नोग्राफी, पोर्न वीडियोस का देखना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जो हम उस करने की तरफ बढ़ते हैं। प्लस उसके साथ जो हम एडिक्टेड होते हैं जिस चीज के, वो जो हम लेते हैं नशीली चीजें, वो हमारे मस्तिष्क को इस तरीके से मतलब सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो और हम क्षणिक वक्त के लिए जो छोटे से वक्त के लिए जो हम अपनी खुशी को पाना चाहते हैं ना, वो पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मतलब आज हम थोड़े थोड़े देर के लिए हम खुश हो रहे हैं किसी भी तरीके से लेकर, पी कर, खा कर, सूंघ कर, जैसे भी इंजेक्शन के जरिए जितने भी ड्रग्स के प्रकार हैं, वो हमें क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए तो हमें बहुत हल्का महसूस करा रहा है। कहते हैं कि हम ये प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम में, या मेरा शौक है, या मुझे अच्छा लग रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारे अपने खुद को बर्बाद कर रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ विचारों को ला सकता है और हमें अच्छा इंसान बना सकता है और हम नेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बात और मैं इसमें ऐड करूंगी कि रेप केसेस के साथ साथ हम जो कहते हैं ना आतंकवादी, किसी एक समुदाय को कैटेगराइज करके चल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि रेप केसेस के साथ साथ आतंकवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारा ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग्स जो अदर कंट्री से हम मंगा रहे हैं, जो उस कंट्री से मंगा रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ है और हमें हमारे पैसों से वो मजबूत हो रहा है। मैं कहती हूँ कि आज अगर आपने सिर्फ जातिवाद को हटा के अपने मुद्दों पे वो काम करना शुरू कर दिया, चाहे कोई भी हो, तो मैं कहती हूँ कि देश में बेटियां भी बचेंगी और हमारा देश भी बचेगा। तो इस सारी चीजों का समावेश है, हम सब तरफ से हम Yes, so true. बहुत ही शानदार, बहुत जज्बे के साथ आप बता रहे हैं कि लोग क्या कहें, बहुत अच्छा लगा सुनने में। ठीक है, तो एक बार ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइट। ठीक है, माहौल थोड़ा तो हल्का कर देते हैं। बिल्कुल। दोस्त हैवी आती है तो हल्का से बात आके हाँ। लोग भी बहुत सीरियस हो जाते हैं, हमें सीरियसनेस के साथ भी माहौल को हमें जोश के साथ होश नहीं खोना है, राइट? हमें जोश के साथ कभी होश नहीं खोना है। बिल्कुल। और हमें मेरा ये नहीं कि हम हंस रहे हैं तो उस टॉपिक की मैंने डाइल्यूशन कर दिया। टॉपिक की इम्पोर्टेंस, टॉपिक की गरिमा वही रहेगी, पर लाइटर नोट पे रहेंगे। हम उसको अपने सर पे इतना हैवी नहीं कर लेंगे, हम अच्छे हंसते उन चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे लाइफ में, तभी वो अच्छे से हम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो यूथ को कैसे हम इन्फ्लुएंस करें कि वो उन सब चीजों से दूर रहे, हम क्या स्टेप्स लें कि वो उन सब चीजों से दूर रहे? ओके, सबसे पहली बात तो बच्चों को अगर हमें सच में सही राह दिखाएं, तो मैं कुछ टाइम से काफी टाइम से मैं जिनसे भी मेरी कॉल पे बात होती है, लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं एक ही मैसेज देती हूँ सबको कि पहले का क्या जमाना था, मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, थोड़ा सा समझने के तौर पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम जब सबसे पहले उठते थे तो मेरी मम्मी का ये कहना था
कि हम अरबी उर्दू सुबह का पढ़ना हमारा मैंडेटरी होता था 1 घंटा पढ़ने के बाद ही हम कुरान शरीफ पढ़ने के बाद ही हम स्कूल की किताब को उठाते थे और हम स्कूल के लिए रेडी होकर जाते थे। तो हमारा सबसे पहला कल्चर हमारे घर में जो रहा है अरबी पढ़ने का और उर्दू सीखना तो कभी भी पढ़ना, लेकिन 1 घंटा अरबी पढ़ना है वो एक अलग बात रही है कि हमें सिर्फ पढ़ना सिखाया गया। समझने के यहाँ पे इंडिया में अभी भी बहुत कमी है। मैं उस ट्यूटर की अब आगे बहाली करवाने की मैं पूरी कोशिश में हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को, कि उस किताब के अंदर जो बातें लिखी गई हैं इंसान बनने की, उसको हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी वो समझ पाए अपनी भाषा में, तमाम भाषा में जो भी हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं और समझाई जाएं, उनको एक लैंग्वेज पे कमांड करने की बात की जाए, ताकि जो भी अपने धर्म से जुड़कर वो आज आतंकवाद का जो धब्बा लगा हुआ उसको मिटाने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किताब में तो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं पढ़ा है कि उसमें आतंकवादी बनने की बात कही गई है या लोगों को मारने काटने की बात कही गई है या मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्ती करने की बात। उसमें सब कुछ है कि हमसे कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन हमसे इंस्पायर हो रहा है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी अपने आप से कभी नहीं कहा कि आप मुस्लिम बने, उनके आचरण, उनके तरीकों को देखकर लोगों ने खुद कबूल किया है। तो उस तरीके के हमें बनाने की जरूरत है। वो तभी बन पाएंगे जब वो सभ्य बनेंगे पढ़कर, सिर्फ रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं। इसी तरीके से मैं हिंदू समाज के जितने भी गुरुओं से या लोगों से बात होती है या इंसानों से बात होती है, मैं उनको कहती हूँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ एक कल्चर बनाए, उनको रामायण या गीता का पाठ एक पेज, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 पेज की भी आदत डाल देंगे आप, तो उसमें हिंदी में पढ़ के सीखे उसमें क्या है। कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, लेकिन उनको असल में अपने मजहब का नहीं पता। मैं कहती हूँ दुनिया को मत जानिए, सिर्फ अपने मजहब को जानिए। तो ये जो कल्चर आएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उसके साथ योगा है, मेडिटेशन है, वो तो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। लेकिन हम खाने की बात कर लेते हैं, हम जॉगिंग की बात कर लेते हैं, हम सोने उठने की बात कर लेते हैं, मूवीज की बात कर लेते हैं, पार्टीज की बात कर लेते हैं, हम हर एक चीज की बात कर लेते हैं, हम नौकर चाकर बनने कमाने की बात कर लेते हैं, लेकिन वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं वाकई जिसकी हमें जरूरत है। तो वो कल्चर कौन लाएगा? देखिए स्कूल में तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, स्कूल में वही बताया जाएगा जो स्कूल का कोर्स है। लेकिन घर में माँ बाप ही जब सुबह उठते ही मोबाइल पे लग रहे हैं, आज का यंग जनरेशन के जो माता पिता है, मैंने उनको देखा है, उनको अपने ही बच्चों से आई एम सॉरी जो भी सुन रहे होंगे मैं माफी चाहूंगी, लेकिन सच्चाई जो है उसको बताना जरूरी है। क्योंकि अगर वो खुद नहीं समझेंगे तो उनके बच्चे क्या समझेंगे? उनको खुद नहीं पता कि मतलब बेनिफिट्स क्या है हमारे अध्यात्म को जानना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। क्योंकि वो कोई आपको धर्म से जोड़कर नहीं है, मैं कहती हूँ कि वो सिर्फ इंसान बनने के लिए वो चीजें बनाई गई हैं। क्योंकि समझना, क्योंकि ज्ञान जो है ना हर रोज बढ़ाने की जरूरत है और नई चीजें सीखने की जरूरत है। अपने मन को शांत बहुत अच्छा होता है। देखिए खाना तो हम खा लेते, पेट भर जाता है, लेकिन मन शांत जब तक नहीं है तो वो खाना फिर हमारे अपच के रूप में आ जाता है। तो अपच क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। हमने जो खाया, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे नेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो एक एक घर अगर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सिर्फ पैसा कमा लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा थोड़ा सा कम कमाए, लेकिन उस जगह पे उस लाइफ को लाइए जरूर, चाहे कहीं भी रहें। मैं इस शहर में हूँ, मेट्रो सिटी में हूँ, मगर मुझे कह दे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दे कोई, मैं कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक में इतना कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाता है, पी तो लेते हैं लोग, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद कोल्ड ड्रिंक क्या, खास करके सॉफ्ट ड्रिंक की मैं बात करूं, ठंडा पानी तक भी मैं नहीं पीती हूँ। तो वो लाइफ स्टाइल आपको चूज करना है, किसी और को नहीं चूज करना है। आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, आपको अच्छा सब कुछ करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे अपने आप के लिए, ना कि कोई और बढ़ाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में बदलाव की बहुत जरूरत है। सिर्फ कह दें कि हम ये चाहते हैं, चाहने से क्या होगा? आप एक कदम तो बढ़ाइए। सो ट्रू, सो ट्रू। तो हमारा यही है कि हमें अपने संस्कारों को, और बहुत अच्छी बात ये नहीं बनने कि हमारे जो ग्रंथ है या एक धर्म और अध्यात्म में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो हमें अपने जितने भी धर्म के जितने भी हमारे बुक्स हैं जो हम लोगों को भी संस्कृत पूरी तरीके से नहीं आती, तो उनको इजी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, जिससे सब लोगों तक वो मैसेज कन्वे हो जो उन बुक्स का मैसेज है, राइट? या जो हमारे अरेबिक में जो है, जो हमारे मुसलमान बुक्स में है, अध्यात्म बुक्स में, तो उनको इजी लैंग्वेज कन्वे करके बहुत अच्छा आपने वो एग्जांपल दिया, मुझे बहुत पसंद आया, कि जिससे सभी लोगों को एक्चुअल मैसेज कन्वे हो। क्योंकि अभी तो जो हमें बताया जा रहा है कि इस बुक में ये लिखा है तो आप ये करो, आप ये करो, आपको ये करो, तो वो हम भटकेंगे नहीं,
हम जब खुद पढ़ेंगे या हम उनको एक सॉफ्ट, मैं कहूँ कि यूट्यूब चैनल के थ्रू या कोई ऐसे उसको ऑडियो वे में बनाए, अच्छे से ऑडियो वे में बनाए, तो उससे इजी से इन लोगों तक वो पहुंच सके, तो हमारा वो जो हमारे इतने डिफरेंसेस हैं लाइफ के, तो वो बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस विचार का मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। तो नेक्स्ट है, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं मैंने सुना है, तो आप अपना कुछ एक आधी पोयम हमें सुनाएंगे? आज जैसा कि ड्रग्स के ऊपर बात चल रही है, बेसिकली जो हमारा मुद्दा है आज का आपके पेज के माध्यम से, तो बस आज उसी के बारे में 4-5 लाइन जो हमने लिख रखी हैं, छोटे छोटे सिंपल टूटे फूटे शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से, तो उसको मैं देख के पढ़ के सुनाना चाहूंगी। याद तो नहीं रहती है, लिख के रख देती हूँ बस। तो जी, तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा पहले का लिखा हुआ है, उसको मैं आज लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो तंबाकू गुटखा तिरंगा कमला पसंद, तंबाकू गुटखा तिरंगा कमला पसंद, अब से भी कर दो खाना बंद। मुंह में पड़ेंगे कीड़े और होगा आगे चलकर कैंसर, मुंह में पड़ेंगे कीड़े और होगा आगे चलकर कैंसर, ला इलाज बीमारी है ये, ना होगा दवाइयों का असर। अच्छे खासे अपने अंगों को आप ना करो अपंग, अच्छे खासे अपने अंगों को ना करो अपंग, करो हिफाजत अपनी ना कराओ खुद पे व्यंग। गर है जरा भी फिक्र अपनों की, गर है जरा भी फिक्र अपनों की, तो ख्याल रखो अपने सेहत की, क्योंकि हम जब अपने आप को सेहतमंद रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, तो ये सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर हो तुम खुश और स्वस्थ, अगर हो तुम खुश और स्वस्थ, आपके अपने रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मस्त, और कुछ नहीं। क्योंकि ये चीज मैंने देखा, जिसके घर में परेशानियों से जूझ रहे होते हैं ना पेरेंट्स, उनके बच्चे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी होते हैं, उनका दिमाग हमेशा घर पे होता है, वो मस्ती से नहीं काम कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने छोटा छोटा बीज ड्रग्स का डाल दिया अपने अंदर, और वो 10, 20, 30 साल के बाद जाकर फूटता है, अचानक नहीं फूटता है। आपने किसको परेशान किया? अपनों को परेशान किया। ड्रग्स एडिक्टेड, अल्कोहल एडिक्टेड, किसी भी टाइप का एडिक्टेड आप हो रहे, आपका असर आपके बच्चों के ऊपर आने वाला है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। लिखा है, ना करो इस्तेमाल नशीली चीजों का, ना करो इस्तेमाल नशीली चीजों का, आज से ही फिक्र करो मुस्तकबिल का, यानी फ्यूचर का। नशा करना भी है एक अभिशाप, नशा करना भी है एक अभिशाप, बच्चे सीखेंगे पड़ेगा आपको पाप। ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा आपको पाप। बस इतनी छोटी सी बात हमने लिखी है, और बस अगली बार फिर कुछ अलग तरीके से जो इस मुद्दे का होगा मैं बिल्कुल लिखूंगी। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने इसको मैसेज को कन्वे किया है लोगों तक। तो लास्ट में एक बात आप पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए, 2 लाइन में? किस बारे में? ड्रग्स को लेकर? पूरा टोटल, हाँ, ड्रग्स को लेकर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ओके, देखिए, बिल्कुल मैसेज मेरा यूथ से ही है। मैंने अभी जो अपनी बातें बताई पढ़कर, उसमें ही बहुत सारी बातों का है पूरा सार छुपा हुआ, कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आपका घर स्वस्थ होगा, अगर घर स्वस्थ होगा तो आपका समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। स्वस्थ से मतलब है कि आर्थिक स्थिति का स्वस्थ होना, दिमागी स्थिति का स्वस्थ होना, आपके अंदर अपंग, मैं कहती हूँ इसलिए स्वस्थ रहने की बात कह रही हूँ कि अगर आपका एक भी अंग खराब होता है आप उसको दान नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि आप जिंदा रहते किसी को कुछ करना चाहते हैं, मरने के बाद भी करना, जैसे कि मैंने अपने आपको अंग दान करने का कार्ड भी बनवा लिया है जाकर, मेरी जिंदा रहने के बाद भी, मरने के बाद भी मैं उस चीज को मैं देकर जाना चाहती हूँ जो किसी के काम आ सके। उसके लिए मैं आज से फिट रहूंगी तभी मैं वो चीज कर पाऊंगी, चाहे मेरी स्किन हो, हार्ट हो, किडनी हो, मेरे किसी भी चीज की जरूरत जो भी सही सलामत रहे मेरे मरने के बाद, उसको मैं देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे स्वस्थ रहना पड़ेगा। मैं ड्रग एडिक्टेड होकर तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, और मेरा कोई काम का भी आगे नहीं इस्तेमाल। तो मैं कहती हूँ मैसेज कि लोगों को अगर सच में परवाह है, अपनों की परवाह है, तो आप इस चीज से मुक्ति पाइए, और बहुत आसान तरीका है उससे
आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आपने संकल्प ले लिया, आप कोई नहीं छुड़वा सकता, सिर्फ आपको संकल्प लेना है और दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे इससे मुक्ति पाना है और मुझे अपने आप को और अपने घर को स्वस्थ बनाना है। तो आपको लेना पड़ेगा, और उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी बहुत सारे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका है ट्रीटमेंट, 3 महीने 6 महीने का। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के हेल्प कर सकते हैं इसमें, जो आगे जाना चाहें। तो बस यही यूथ से मैसेज है कि आप अपने लिए अपना ध्यान रखें, अपने ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरों का रख पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत और सबसे बड़ा मैसेज, आतंकवाद को मुक्त करना है तो नशा मुक्ति से तो मुक्ति लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरे देश वाले हमारे ऊपर हावी होते हैं यहाँ से कमजोर करके। मैं बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहूंगी, एक किसी कम्युनिटी का वो इसमें रोल नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है जो हम अपने आप को खोखला करते जा रहे हैं। मतलब दूसरों की बात में ना अपना दिमाग लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे पेज पे आने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे और बढ़ें और अच्छे काम करें और लोगों को मोटिवेट करें और लोगों को इन्फ्लुएंस करें, अपना भी अच्छा करें और लोगों को भी अच्छा करें। कीप लाफिंग, बी हेल्थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब इस्लाम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। तो दोस्तों, जिनको भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या जो आजकल डिप्रेशन इतना हो रहा है, तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लाफ्टर थेरेपी के थ्रू उनको भी ट्रीट करते हैं, तो आप मुझसे जुड़िए, हम आपस में लाफ्टर थेरेपी सेशन कर हम उनको वापस ला सकते हैं। तो कीप लाफिंग, बी हेल्थी।